स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करें। देखिए, कल का जो है फर्स्ट पेज तो कंप्लीट हो गया था, ठीक ना। कुछ बहुत स्पीडली रिवीजन करते हैं कल के क्लास का, फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपका? बिहार एक परिचय, ठीक ना। इसमें क्या है, मोटा मोटी हम लोग बिहार क्या है, क्या क्या है, कहां कहां है, इन चीजों को समझेंगे। बाकी फिर सेपरेट चैप्टर अलग होगा, जैसे बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की नदियां, सब सेपरेट सेपरेट चैप्टर होंगे। लेकिन इस चैप्टर में एक समग्र परिचय टाइप से आपको करवा दे रहे, ताकि आप बिहार से अनभिज्ञ ना रहे, ठीक ना। तो कल हम लोग जैसे पढ़ लिए थे कि बिहार का नाम बिहार क्यों है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से बौद्ध मठों की और बौद्ध विहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इनको बिहार, इस क्षेत्र को आपका विहार कहा जाता था। विहार से ये फिर कैसे हुआ, बिहार में कन्वर्ट हुआ, ठीक। फिर इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक। तो कल हम लोग जो है देखे थे कि पटना है, पटना का क्या क्या नाम है? पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो कल हम लोग ये भी देखे थे कि जैसे पटना की स्थापना कौन किया था। आप लोग आंसर देते जाइएगा तभी रिवीजन होगा। पाटलीग्राम उदयन किया था, ठीक। अजीमाबाद नाम इसका कौन रखा था? औरंगजेब रखा था। किसकी याद में रखा था? अपने पोते के नाम पे रखा था, ठीक ना। फिर हम लोग देखे थे कि जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, फिर उस बंगाल के विभाजन को समाप्त कब कर दिया गया था? 1911 में। लेकिन वही जो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में ये घोषणा किया गया था 1911 में ही भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से कहां आ गई? दिल्ली आ गई। अच्छा, दिल्ली दरबार क्यों लगा था? बंगाल विभाजन को तो रद्द करने के लिए हुआ ही था। हाँ, जॉर्ज पंचम, ठीक ना, और महारानी मैरी, ठीक ना, इनका यहां आई थी और यहां भी उनका क्या किया गया था? राजाभिषेक किया गया था, ठीक ना। उनको मुकुट पहनाया गया था यहाँ। और बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ था, ये पीछे जो आपका क्या नाम है, वजीराबाद या समथिंग नाम है, यहाँ का जो ग्राउंड है यही टेंट लगाया गया था, ठीक ना। इस ग्राउंड का उपयोग दो बार हुआ है। एक बार तो आपका शाही दरबार के समय हुआ था, दिल्ली दरबार के समय, और दूसरा जब भारत का विभाजन हुआ था तो जो वहां से डिस्प्लेस्ड होकर लोग आए थे विभाजन का मार झेल के, उनको भी स्टार्टिंग में कहा, यही वजीराबाद के आगे जो ग्राउंड है इसमें कैंप बना के इन लोगों को ठहराया गया था। कुछ को पुराना किला में ठहराया गया था, ठीक ना। फिर हम लोग कल देखे थे कि आपका अधिसूचना कब जारी हुई थी? 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल 1912 को इसका सेपरेट एंटिटी के रूप में बिहार स्थापित हो गया। लेकिन पूर्णतः प्रांत का दर्जा इसको कब मिला? 1919 के अधिनियम के द्वारा। कल ये भी बताए थे कि जो बिहार का जो सबसे पहले गवर्नर थे, सचिदानंद सिन्हा के बारे में बताए थे आपको, ठीक है। सॉरी, सचिदानंद सिन्हा बोला, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक ना। ये सब कल हम लोग हो गया था। अब हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल ये भी हम आपको बताए थे कि बिहार का फिर विभाजन कब हुआ, उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? 36 में। 1935 के अधिनियम के आधार पे 1936 में अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। फिर इसका विभाजन कब हुआ जाके? झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, ठीक ना। ये सब कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक अवस्थिति पढ़ लिए थे। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कल हम आप लोगों को समझा दिए थे, ठीक। ये जो राज्य का जो प्रतीक है, राज्य के पक्षी, राज्य के पशु, राज्य के चिन्ह, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पेज पे। देखो, ये सबसे क्वेश्चन आता है। ये जितना भी आपका ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या है? स्थापना। तो स्थापना तो कल ही हम लोग देख लिए थे। स्थापना कब हुआ है, ठीक ना। लेकिन इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी?
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? अधिसूचना जारी की गई थी, ठीक ना। बिहार का देखो क्षेत्रफल कितना है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे देखो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब देखो भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, ठीक ना। अच्छा, अब यहां वैल्यू एडिशन हम लोग करते हैं, ठीक ना। भारत का भी अपना क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना भाग है? ठीक है, सही है, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या निवास करती है? 17.7%, 17.7%, ठीक ना, करती है। अब देखो हम लोग दूसरा लाइन में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कितना स्थान है? 13वां स्थान है। विश्व में भारत का कितना स्थान है? बिल्कुल सही। हाँ, ऐसे ही इसी टाइप में तो बीपीएससी निकलेगा ना, ऐसे एकदम फैक्ट रटा रहना चाहिए। क्योंकि देखिए बीपीएससी में ना बहुत ज्यादा देखो दिमाग लगाने का तो है ही, बिना दिमाग का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 150 क्वेश्चन में मोर लेस 130 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको याद है तो लगेगा, हाँ नहीं याद है तो फिर एलिमिनेशन मेथड आप अपनाती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें एक ई ऑप्शन है, एक ई ऑप्शन है। ये ई ऑप्शन जो है ना एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा टफ बना देता है। अगर ई ऑप्शन नहीं रहता तो इतना हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग जो 20-25 क्वेश्चन आप लोग को नहीं आते रहता, उसमें से आप लोग 10-15 एलिमिनेशन मेथड से मार लेते हैं। लेकिन यहां ई ऑप्शन बहुत गड़बड़ कर दे रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा जो आप क्वेश्चन जान रहे हो ना वो भी नहीं बन पाता है, ठीक ना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, बिहार का आकार कैसा है? ज्यामितीय आकार, चतुर्भुजाकार है, ठीक ना। देखो इसको एग्जैक्ट आकार तो दिया नहीं जा सकता है, ठीक, लेकिन अगर आप देखोगे चतुर्भुज में क्या होता है? 4 कोना, ठीक ना, उस कोना को किसी तरह टान दो आप, समझ रहे हो ना। अब जैसे देखो मैथ में क्या है, ये हो गया आयत, हो गया ना, ये हो गया वर्ग, ठीक। लेकिन अब मान लो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये भी चतुर्भुजाकार है, क्यों? 4 भुजाएं हैं इसकी, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आकृति क्या है? अच्छा, ये आयताकार है, इसको आप चतुर्भुजाकार भी बोल सकती हो, ठीक ना। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे, ठीक ना। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, उत्तर से दक्षिण मतलब ऐसे, ठीक ना, मतलब नेपाल से झारखंड की ओर, ठीक ना। ऊपर नेपाल हो गया, नीचे झारखंड हो गया, तो कितना है? 345। अब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, बात एक ही है, मतलब यूपी से इधर कहां? सिक्किम के तरफ, और सिक्किम से यूपी के तरफ, ठीक ना। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 125 सेंटीमीटर। देखो ये औसत है, कहीं इससे कम होगा, कहीं इससे ज्यादा होगा। जैसे आगे आप लोग पढ़ोगे कि बिहार में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कहां होती है? किशनगंज में होती है, ठीक ना, किशनगंज में होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है औरंगाबाद में होती है, जहां का हम है, ठीक ना। अब देखो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट है। देखो इसमें भी बहुत सारा फैक्ट आके जुड़ जाता है कि 173 फीट तो एवरेज हाइट है। अब आपसे इसमें यह पूछा जा सकता है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो एवरेज हाइट की बात हुई ना, तो बिहार का सबसे ज्यादा हाइट कहां है? कहां है? सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक ना। सोमेश्वर श्रेणी कल हम आप लोगों को बताए थे कि शिवालिक का जो भाग है बिहार में वो क्या कहलाता है? सोमेश्वर श्रेणी कहलाता है। तो शिवालिक का तो ये तुक्का भी आप इसे मार सकते हैं इस तरीके से कि भाई शिवालिक का भाग है। शिवालिक किसका भाग है? हिमालय का भाग है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी सब कहां पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है। तो बिहार की भी सबसे ऊंची चोटी कहां पाई जाएगी? हिमालय वाला जो भाग है शिवालिक, या शिवालिक का क्या नाम है? सोमेश्वर नाम है, ठीक ना। सोमेश्वर श्रेणी का हाइट कितना है? 880 मीटर, 880 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर से, एग्जैक्टली उस चोटी का नाम जो है वो है सोमेश्वर किला कहलाता है। क्या कहलाता है? सोमेश्वर किला कहलाता है। और जो एवरेज हाइट है वो कितना है?
53 मीटर या 173 फीट। देखिए आपको दोनों में याद करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन फीट में पूछता है और कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, मीटर में पूछता है। तो एग्जाम हॉल में फीट और मीटर फिर निकालने में ना टेंशन हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्या है, राज्य से लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, 40 है। और हमारे लोकसभा की कुल सदस्यता कितनी है, कुल सदस्य संख्या कितनी है, ठीक 552 मैक्सिमम हो सकता है ना। अब जैसे बिहार है तो बिहार में कुछ सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति यानी कि एससी जिनको बोलते हैं हम लोग। एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 6 रिजर्व है। कौन कौन सी, सासाराम, ठीक ना। इसमें से आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीट एससी के लिए रिजर्व नहीं है। तो भाई इसमें से 3 ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन कोई और जोड़ देगा। जैसे एक ऑप्शन जोड़ दिया पटना, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक ना। और ये याद हो जाता है धीरे धीरे। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, सभा और टोटल हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य बैठते हैं, इतना धीरे क्यों बोल रहे, कितना बैठते हैं, 250 बैठते हैं। 250 में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है और कितने सदस्यों का मनोनयन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, रिवीजन हो रहा है ना। मनोनयन कौन करते हैं, ठीक। अच्छा ये मनोनयन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बिल्कुल 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 सही है, ठीक। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, ठीक है। अच्छा इसमें आपको आगे चैप्टर में आपको मिलेगा, मतलब इसमें आपको फिर याद करना होगा अभी सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है बिहार में। जेडीयू, ठीक, जनता दल यूनाइटेड जिसके नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, और प्लस आरजेडी की राष्ट्रीय जनता पार्टी, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन थे, लालू प्रसाद यादव, ठीक। अभी इनका जो बेटा है वो क्या है, भारत बोल रहे सॉरी बिहार का उप मुख्यमंत्री है। फिर आपको इसमें याद करना होगा कि जदयू को कितनी सीटें हैं, आरजेडी को कितनी सीटें हैं, सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी कौन सा है, बीजेपी है, तो बीजेपी को कितनी सीटें हैं, ठीक ना। अभी विपक्ष में है, कुछ दिन पहले सरकार में थे, समय बदल गया, जज्बात बदल गए, भावनाएं बदल गई, ठीक ना। पहले एक्चुअली दूल्हा हमेशा सेम रह रहा है बिहार में, ठीक ना। पिछले 15 साल से क्या हो रहा है कि दूल्हा जो है नीतीश कुमार सेम रह रहे हैं, दुल्हन बदलते रहते हैं, ठीक ना। कभी बीजेपी के साथ हो जाता है, हाँ, कभी जदयू के साथ हो जाता है। अच्छा जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो बोलते हैं क्या है, अब तो सवाल ही नहीं है। उनका एक बड़ा अच्छा भाषण है कि अब तो सवाल ही नहीं है कि उनके तरफ जाया जाए, हमारे आत्मसम्मान पे चोट लग गई थी, ठीक ना, वहां जो, ठीक ना। अब क्या हुआ कि वो जो अब तो सवाल ही नहीं है वो भुला गया, ठीक। और आत्मसम्मान वगैरह से एडजस्टमेंट हो गया, नेतागिरी में हो जाता है एडजस्टमेंट वगैरह, सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप लोगों को ये सबको ध्यान देना होगा। अच्छा बिहार में एक और बड़ा फेमस पार्टी है एलजेपी, ठीक ना, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक ना। इसके पैट्रन कौन हुआ करते थे, रामविलास पासवान, जो अब नहीं रहे, ठीक ना। बहुत कद्दावर नेता थे बिहार की राजनीति में और भारत की भी राजनीति में, बहुत कद्दावर नेता थे। लेकिन इनके साथ भी एक समस्या थी, एलजेपी के पैट्रन जो थे उनके साथ एक समस्या थी कि केंद्र में जिसकी भी सरकार रहे वो उसको समर्थन दे देते थे। वो एक जो आपका रामविलास पासवान जी थे वो एक ऐसे इंसान थे जो कांग्रेस के भी सभी सरकारों में मंत्री रहे, अभी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और बीजेपी के भी सारे सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ठीक ना। तो इनसे जब पूछा जाता था कि भाई आप आज कांग्रेस के साथ हो, कल बीजेपी के साथ, फिर देखिए कि नैया डगमगाया तो फिर कांग्रेस के साथ, मतलब जिसकी सरकार रहेगी हम उसके साथ रहेंगे। तो पत्रकार उनसे पूछा कि भाई आपका कोई अपना प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना, भाई आप इसके साथ उसके साथ। तो उनका भी जवाब ठीक था, बढ़िया था। उनका कहना था कि ये जो पार्टी है ये मैक्सिमम
एससी को रिप्रेजेंट करती है। इनका जो मेन वोट बैंक क्या है, देखिए आप लोगों से ये चीजें छिपी नहीं है कि भारत में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स पे चलते हैं। सबका अपना एक फिक्स वोट बैंक है, ठीक ना, और वो चाहते हैं कि ये तो मेरा फिक्स हो जाए और बाकी किसी को और रिझा ले अपने तरफ, तो बात अलग है। तो इनका तर्क हुआ करता था कि एससी का जो स्थिति है वो इतना डमाडोल है, अभी इतना खराब है कि हमको लगातार सत्ता में बने रहना जरूरी है ताकि हम अपने इन एससी भाइयों का अपलिफ्टमेंट कर सके, ठीक ना, ये उनका तर्क हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें। अच्छा ये लॉक खुलेगा तब ऊपर जाएगा, ठीक ना। कहां थे हम लोग, विधानसभा में ना, हाँ विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है, 40 है। अच्छा देखिए वहां लोकसभा के लिए कितनी थी, नहीं लोकसभा की 6 थी एससी के लिए और विधानसभा की कितनी है, 40 है। देखिए इसको याद रखिएगा कि एमपी का सीट जो बिहार में है वो कितनी है, आरक्षित 6, और ये एमपी का सीट और एमएलए का सीट कितना है, 40। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एमएलए का सीट 40 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, जनजाति बोले तो एसटी, एसटी के लिए कितनी सीट है, 2, कटोरिया और मनिहारी, ठीक ना। विधान परिषद सदस्यों की संख्या, विधान परिषद समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे सेंटर में केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे ही राज्यों में उच्च सदन के रूप में या दूसरे सदन के रूप में विधान परिषद का गठन किया जाता है, ठीक ना। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। इंडिया में अभी टोटल 6 स्टेट में क्या है, विधान परिषद है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। राज्य की विधायिका क्या हुई, द्विसदनीय हुई ना। अगर सिर्फ विधानसभा रहता तो क्या रहता, एक सदनीय, लेकिन चूंकि विधान परिषद भी है तो क्या हो गया, द्विसदनीय हो गया, ठीक। हाँ ये अनुसूचित जनजाति के लिए ये 2 ही सीट क्यों दिया गया है, देखिए जिस जगह में ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उसी को ना आप रिजर्व कर पाएंगे, ठीक। अब मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 एसटी ही है तो उसके लिए तो सीट रिजर्व नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र का बहुसंख्यक तो नहीं बोलिए, देखिए बहुसंख्यक होने पे तो होता ही है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेजर पॉपुलेशन किसका है, एक बड़ा हिस्सा किसका है, एसटी का है। जैसे मान लीजिए 26% एसटी है वहां, ठीक ना, तो वहां आप एसटी के लिए सीट को रिजर्व कर सकती हैं, ठीक ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हम लोग कहां थे, हाँ द्विसदनीय है। अच्छा अभी हम लोग यहां पढ़ रहे थे विधान परिषद, विधान परिषद के का गठन आर्टिकल क्या बताएं आप लोग, 169 के तहत होता है। अच्छा यहां वैल्यू एडिशन थोड़ा कर लीजिए, विधान परिषद का जो गठन होता है कैसे होता है बताइए। देखिए इसके लिए सबसे पहले जो विधानसभा होता है वो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, ठीक ना। और जब प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस प्रस्ताव को आधार बना के हमारी संसद जो है साधारण बहुमत से, ठीक ना, विधानसभा का गठन भी कर सकती है और उत्सादन भी कर सकती है, मतलब उसको कंस्टिट्यूट भी कर सकती है और डिसॉल्व भी कर सकती है, ठीक ना। लेकिन कहां के किसके आधार पे, जो विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो रहा है उसी के आधार पे, ठीक, समझ में आ रहा है ना। यहां याद रखिएगा विधानसभा में विशेष बहुमत और संसद में साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत से होता है। चलिए राज्य की विधायिका द्विसदनीय हो गई। अब देखिए बिहार में प्रमंडल कितने हैं, अच्छा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक और पंचायत में। आप लोगों को क्लियर है, सबको क्लियर है, इसको समझाने नहीं क्लियर है,
समझाएं? ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए ये एक स्टेट हुआ, ठीक? बिहार, झारखंड, यूपी, जिसको जो लेना है अपने हिसाब से ले लीजिए। ये हो गया स्टेट। अब इसमें क्या होता है, जिले होते हैं, जिले होते हैं। जैसे बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, ठीक ना? अब क्या किया करेगा कि सुविधा के अनुसार 4 जिला को मिला के, 5 जिला को मिला के या 2 जिला को मिला के एक क्या बना दिया जाता है, प्रमंडल बना दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, डिवीजन कहते हैं, ठीक ना? देखो, डिवीजन या कमिश्नरी भी बोला जाता है, कमिश्नरी भी बोला जाता है, ठीक ना? अब मान लो ये तो स्टेट हो गया पूरा, इसमें ये हो गया एक प्रमंडल, ठीक ना? अब इस एक प्रमंडल में मान लो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ये 2 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ठीक ना? ये पूरा पूरी निर्भर किस पे करता है, राज्य सरकार पे करता है कि वो किन किन डिस्ट्रिक्ट को किस किस प्रमंडल में रखना चाह रहा है, ठीक ना? तो देखो, पहले सबसे ऊपर क्या हुआ, स्टेट हुआ, स्टेट के नीचे क्या हुआ, प्रमंडल हुआ, ठीक? अब प्रमंडल के बाद जो छोटी इकाई हुई कौन सी हुई? नहीं, डिस्ट्रिक्ट हुई ना, डिस्ट्रिक्ट हुई ना। प्रमंडल के नीचे जिला, ठीक ना? अच्छा, अब यहां देखिएगा, ये जिला है। अब अगर बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला या जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो फिर इस जिला को ना अनुमंडल में तोड़ देते हैं, जिसको इंग्लिश में सब डिवीजन बोला जाता है, ठीक ना? एग्जैक्टली यहां क्या कौन बैठता है, एसडीएम बैठता है, ठीक ना? या पुलिस में कौन बैठता है, डीएसपी बैठता है, ठीक ना? देखो, प्रमंडल में कौन बैठता है, कमिश्नर बैठता है, ठीक ना? जिला में कौन बैठता है, डीएम बैठता है। इनको कहीं कहीं क्या कहा जाता है, डीसी भी कहा जाता है। जैसे झारखंड में इनको डिस्ट्रिक्ट डीसी कहा जाता है। और पुलिस के रूप में एसपी, ठीक ना, या एसएसपी। एसएसपी मतलब एसपी जब सीनियर हो गया तो एसएसपी। या फिर बहुत सारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो बड़ा होता है, अपेक्षाकृत जनसंख्या ज्यादा होती है, तो राज्य सरकार ये डिसाइड करता है कि यहाँ का जो एसपी पोस्ट है वो एसएसपी कहलाएगा, ठीक ना? मतलब एक एस ज्यादा लग जा रहा है तो वो थोड़ा सीनियर भी हो जाएगा एसपी से, ठीक ना? अब जिला अगर बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो ये किसमें टूटता है, अनुमंडल में। यहां अनुमंडल पदाधिकारी बैठते हैं, यहां एसडीएम। जैसे आप लोग जो बीपीएससी देने जा रहे हो, तो इसमें एकदम जब स्टार्टिंग से रैंक आएगा आप लोगों को और आप लोग सिविल सर्विसेज ऑप्ट किए रहोगे, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, एसडीएम। लेकिन बहुत लोग जो हैं, जो बहुत उत्साह से भरे रहते हैं, क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो क्या लेते हैं, पुलिस सर्विसेज लेते हैं। तो आपको बिहार पुलिस सर्विसेज मिलेगा, ठीक ना? तो उसमें आप क्या बनिएगा, डीएसपी बनिएगा। बहुत पावरफुल पोस्ट है दोनों, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, बहुत ही सम्मान है, लोक कल्याण करने का बहुत ही ज्यादा स्कोप देता है। और स्पेशली क्या होता है कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक ना? तो आप अगर इन पोस्ट पे जाते हैं और आप काम करना चाहते हैं, गरीब, बेरोजगार, मतलब नहीं होता है, वंचित वर्ग, उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़ा स्कोप देता है बीपीएससी, ठीक ना? अच्छा, अब अनुमंडल के नीचे क्या होता है, प्रखंड, ठीक ना? जनरली हम लोग को लेना देना किससे पड़ता है, प्रखंड से पड़ता है। प्रखंड में कौन बैठता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट। देखिए, प्रखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा। यहां बीडीओ बैठता है, ठीक ना? ठीक। और एक और अधिकारी बैठते हैं यहां, वो कहलाते हैं सीओ, ठीक ना? सर्किल ऑफिसर बोला जाता है इनको, ठीक ना? देखो, इन दोनों का काम क्या है, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जितना टाइप का जो आपको योजना दिखता है, देखती हो ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री का भी बहुत सारा प्रोग्राम, स्टेट का भी अपना प्रोग्राम होता है, कन्या उत्थान योजना,
ठीक, विधवा पेंशन योजना, इस टाइप का 7 निश्चय योजना बिहार में चलती है, बहुत फेमस है। तो ऑन ग्राउंड इसको रेगुलेट करने का, अप्लाई करने का कौन करता है? इसको वीडियो करता है। एक ब्लॉक के अंदर में जितना ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, इनको डेवलपमेंट करने का जिम्मा किसका है? वीडियो का। और इस ब्लॉक से जितना टाइप का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक ना, इसका कमांड किसके हाथ में रहता है? सीओ के हाथ में। जैसे बालू है ना, अगर गिट्टी टूटता है, गिट्टी समझ रहे हो ना, चिप्स जिसको बोलते हैं, रोड बनाने में, ईटा भट्ठा लगा हुआ है ना, तो किसी भी, चाहे भू राजस्व हुआ, तो एक ब्लॉक के अंदर में जितना टाइप का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक ना, वो उस पे कमांड किसका होता है? सीओ का होता है। अब देखिए, प्रखंड के नीचे कौन आ गया? पंचायत, ठीक ना। पंचायत में कौन होता है? मुखिया। यूपी में इसी को प्रधान उधान भी शायद बोलते हैं, ठीक। ये तो मुखिया हो गया, मुखिया होता है। फिर पंचायत क्या होता है? वार्ड्स में, वार्ड में बटा होता है, जिसको वार्ड सदस्य बोलते हैं। वार्ड जैसे एक पंचायत में मान लो 5 वार्ड हैं, ठीक ना। अब ये पांचों वार्ड जो हैं, ये 5 वार्ड का होने मतलब 5 आदमी इलेक्ट होगा। अच्छा, इनका भी डायरेक्ट चुनाव होता है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मुखिया का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकदम याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। अब मान लो 5 वार्ड चुने गए, ठीक ना। अब ये 5 वार्ड जो है, अपने में से एक को क्या चुनते हैं? उप मुखिया चुनते हैं। क्या चुनते हैं? देखो, मुखिया का तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, लेकिन उप मुखिया का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ ना। प्रत्यक्ष चुनाव तो वार्ड सदस्य का हुआ, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? कोई सस्पेंस वगैरह नहीं ना है। ये लोग अपने में से एक को उप मुखिया चुन लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब ये तो हो गए जनप्रतिनिधि, तो यहां भी तो कोई सरकारी आदमी होना चाहिए ना, है? तो सरकारी आदमी के रूप में कौन होता है बताओ? क्या होता है? देखो, यहां एक होता है पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत सचिव, जिसकी नियुक्ति जो होती है एसएससी के थ्रू होती है। जैसे बिहार एसएससी अपना एग्जाम लेता है, यूपी एसएससी या ट्रिपल एसएससी नाम है ना, वो अपना लेता है, तो उससे कौन जाते हैं? पंचायत सचिव जाते हैं, ठीक ना। इसको पंचायत सेक्रेटरी भी बोला जाता है। तो ये हो गया जनप्रतिनिधि और ये हो गया सरकारी आदमी। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, जैसे स्टेट बटा प्रमंडल में, प्रमंडल बटा जिला में, जिला बटा अनुमंडल में, अनुमंडल बटा प्रखंड में, ठीक ना। अब एक ब्लॉक के अंदर में मान लो तुम्हारा 80 गांव है, ठीक ना। तो अब प्रखंड के नीचे का जो लेवल है वो पंचायत कहलाता है, ठीक ना। तो एक पंचायत मान लो 3 गांव मिला के एक पंचायत हुआ, ठीक ना, मान के चलो। अब ये पंचायत जो है 5000 की जनसंख्या पे है ना। तो हमारे यहां डेमोक्रेसी को एकदम ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए क्या किया गया है कि चलो, ये 5000 भी ज्यादा पॉपुलेशन दिख रहा है, अब इसको जो है 1-1 करके हम 5 भाग में बांट दिए, ठीक ना। तो ये जो 5000 1-1 में बटा ना, ये कहलाते हैं वार्ड सदस्य, ठीक ना। पंचायत वार्ड में बंटता है। आपका जो ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है वो भी वार्ड में बंटता है, ठीक ना, पार्षद कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये मान लीजिए 5 चुने गए। मुखिया का भी जब आप वोट देने जा रही हो तो 2 पर्ची आपके सामने रहेगी, ठीक ना। आपका जहां दिया रहेगा मतदान केंद्र, वहां आपके सामने 2 पर्चियां रहेंगी, या आपके सामने 2 मशीन रखा रहेगा। एक में आपको दबाना है मुखिया के लिए, दूसरे में दबाना है वार्ड सदस्य के लिए, ठीक ना। तो मुखिया का भी चुनाव हुआ प्रत्यक्ष और वार्ड का सदस्य का भी चुनाव हुआ प्रत्यक्ष। अब ये जो 5 वार्ड है, ये अपने में एक को अपना हेड मानेंगे, चुनाव करेंगे, ठीक ना।
वो कहलाएगा क्या? उप मुखिया। उप मुखिया का मुखिया के कामों में सहायता करना, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, प्रमंडल हो गया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। और जो सबसे नया जिला बिहार में बना है वो कौन है? अरवल है, ठीक ना। जहानाबाद को काट के बनाया गया है अरवल को, याद रखिए। अरवल को किससे काट के बनाया गया है? जहानाबाद से काटकर बनाया गया है, ठीक। अब देखिए, बिहार में कुल अनुमंडल, जिसको तहसील भी बोला जाता है ना, कितने हैं? 101। अब हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की बात करते हैं, जुडिशरी के लिए हाईकोर्ट हो। तो बिहार का हाईकोर्ट कहां है? राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां आप लोग को यह भी याद करके जाना है करंट अफेयर्स में कि इंडिया में टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं, ठीक ना। देखिए बिहार में कितना है? 1 है। बिहार का अच्छा, इसका नाम क्या है? और ये है कहां? पश्चिमी चंपारण में, ठीक ना। अभी कुछ देर पहले जो हम बताए थे आप लोगों को कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी। और उसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला कहलाती है। वो भी कहां है? इसी पश्चिमी चंपारण में है, ठीक ना। 2 डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ठीक ना। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हो गया, ठीक। और पश्चिमी चंपारण में ही क्या है? हमारा राष्ट्रीय पार्क है, जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है किसका? बिहार का। समझ में आ रहा है? अब बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है, दोनों वहीं पड़ता है। देखिए हम लोग जब वहां एवरेज वर्षा वाली बात कर रहे थे तो हम बोले थे ना कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है। अब देखो बिहार में क्या है कि बहुत पहले से ही सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाता रहा है, ठीक ना। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ी होगी कमांड एरिया डेवलपमेंट, पढ़ी हो? कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं, जैसे एक्चुअली ये पूरा कहलाता है वाटर शेड। वाटर शेड प्रोग्राम आप लोग पढ़े हो? वाटर शेड प्रोग्राम पढ़े हो? देखो इसमें क्या होता है कि एक नदी घाटी का ना, जैसे मान लो एक नदी है, हम लोग ले लेते हैं किसका? गंगा का, ठीक। तो देखो गंगा यहां क्या है? पर्वतीय भाग है, ठीक ना। फिर यहां क्या होता है? हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक। फिर आपका जब लोअर गंगेटिक वैली आता है तो यहां हाइट एकदम कम हो जाती है ना। तो अगर हम गंगा कमांड एरिया डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, ठीक, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। अगर हम कोई एक प्रोग्राम बना दे तो ज्योग्राफी सबकी अलग अलग है। भाई यहां मैदानी क्षेत्र है, यहां के लिए जो प्रोग्राम है वो पहाड़ में शूट करेगा? नहीं शूट करेगा। यहां क्या है? यहां कृषि भूमि है चारों तरफ, ठीक ना। तो हमारे यहां क्या रहेगा कि भाई गंगा से नहर निकालिए, इस नहर से क्या होगी? सिंचाई होगी, ठीक ना। इसमें क्या होगा? मत्स्य पालन किया जा सकता है ना। अगर यहां कोई बंजर भूमि है, ठीक, तो यहां हम क्या कर सकते हैं? पशुपालन कर सकते हैं ना। लेकिन यहां पहाड़ी भाग है। अब पहाड़ी भाग में अगर हम ये योजना बनाए कि हम यहाँ मछली पालेंगे, तो मछली पालन हो सकता है? सब मछली तो बह के आ जाएगा यहाँ। बिहार यूपी का आदमी बस जाल लगा के बैठा रहेगा, उत्तराखंड का सीधा साधा आदमी मछली पालेगा और खाएगा कौन? यूपी और बिहार का आदमी। समझ में आ रहा है? तो ये जो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम बनता है, यही कहलाता है क्या? ठीक, समझ में आया? ठीक है, कहाँ है? हाँ, तो बिहार की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है उसका क्या नाम है? शाबाश। बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य वर्ष 2020-21 के आधार पे प्रति व्यक्ति आय, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ये समझो कि करेंटली इस फाइनेंशियल ईयर में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय यानी कि
पर कैपिटा इनकम, ठीक ना, यही है ना, कितनी है, ठीक। और हाँ देखो होता क्या है, अच्छा एक और चीज देखो यहाँ के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी है। क्या आपको लगता है इंडिया में सबको इतना, सबके पास इतना पैसा रहता है, नहीं रहता है ना। एक्चुअली आप लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप लोग दो चार टर्म पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, जीडीपी, जीडीपी पढ़े हो, हाँ, जीडीपी के बाद क्या निकलता है, जीएनपी, ठीक ना, जीएनपी के बाद क्या निकाला जाता है, एनएनपी, एनएनपी होता है ना। और जब इसी एनएनपी में हम लोग क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड दे देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड दे देते हैं तो क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो यहां तो इस एनएनपी में तो अंबानी का भी पैसा जुटा हुआ है ना, अंबानी का भी टोटल आय है ना, अडानी का भी टोटल आय है, टाटा ग्रुप का भी टोटल आय है, ठीक ना, रुइयाज फैमिली का भी टोटल आय है, ठीक है, हमारे बाबूजी का भी टोटल आय है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो अंबानी है वो तो एक आध स्टेट का, बाबूजी लोग का तो अकेले से इनकम के बराबर है, एक आध स्टेट का, दो तीन स्टेट समझ लो, है ना। तो अगर एक्चुअल ग्राउंड पे जाओगे तो हो सकता है कि ये मतलब बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है ये 5,000 से ज्यादा ना हो, ठीक ना। लेकिन चूंकि इसमें बिजनेसमैन लोग का भी सब चीज इंक्लूड, अब इंडिया का ही बात करते हैं, कितना है, 86,659 रुपया, 1 रुपया 60 रुपया में 1 रुपया कम हो जा रहा है, ठीक ना। आपको लगता है आप अपने अगल बगल में कितने लोगों को जानती हो जिसका मंथली, जिसका इनकम जो है 86,659 रुपया है, हाँ सालाना, नहीं सालाना होता है, प्रति व्यक्ति जो निकाला जाता है सालाना निकाला जाता है। देखिए सबका नहीं होता है, अगर इसको 12 से डिवाइड करो तो कितना हो रहा है, बरसते 84, ठीक ना, करीब करीब 7,500 के लपेट में हो रहा है। ऐसा आपको ऐसा लग रहा है। भारत की कितनी जनसंख्या बीपीएल के नीचे है, अच्छा बीपीएल दिखावा है, बीपीएल दिखावा है। भारत में नगरीकरण 31% है ना, है ना। 69% पॉपुलेशन अभी भी कहां रह रही है, गांव में रह रही है। गांव के अंदर अगर आप जाइएगा तो 50% घर शायद ही आपको मिलेंगे जिसका इनकम 7,500 मंथली से ऊपर होगा। हाउस होल्ड भी मानो, लेकिन यहां तो पर पर्सन जोड़ना है ना, ये तो पर पर्सन हो रहा है ना, यानी कि 7,000 पर पर्सन हुआ, यानी कि अगर एक एवरेज फैमिली हम 5 आदमी का ही मान के चले तो 7 × 5 = 35,000 होना चाहिए, मतलब एक फैमिली की इनकम 35,000 होना चाहिए। मेरा गांव में अगर सबका 35,000 हो जाए ना तो कोई दिल्ली या सूरत जाइबे ना करे, ठीक, पूछो क्यों ना जाए, यहां से इनकम मिल ही जा रहा है, पीडीएस सिस्टम से 25 केजी अनाज मिल ही जा रहा है, ठीक ना, आराम से खाएगा आराम से सुतेगा ठीक। तो ये जो कंट्राडिक्शन है वो इसीलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों के गॉड फादर हुए जो अडानी जी, अंबानी जी, देखो हम लोग जियो चला रहे हैं, ये सब हम लोग के गॉड फादर का देन है, ठीक। नहीं तो आदमी टुपुर टुपुर मोबाइल चलाता था, टिप टिप वाला। और क्या गरीब राज होने के पीछे कारण है, आगे पूरा पढ़ाएंगे। नहीं गरीबी है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये सब जो है ना इकोनॉमी सर्वे का सब डाटा है, ठीक ना। ये डाटा सुनिए, ये जो डाटा है हर एक साल चेंज होता है, ठीक ना। अब देखिए राजकोषीय घाटा कितना है, वो देखिए ये आपको नहीं याद करके जाना है। अच्छा हाँ परसेंटेज जो दिया है ना तब ठीक, ये सब याद करके जाना है आपको। बिहार में फसल सघनता कितनी है, 144%। फसल सघनता कितने को मालूम है, फसल सघनता बताइए, नहीं पता है, हम बता देते हैं
फसल सघनता क्या होती है? सकल बुआई क्षेत्र कहने का मतलब कि देखो कृषि क्षेत्र जहां घर नहीं बना हुआ है, तो बिहार में स्पेशली हम बात कर रहे हैं, पूरा बिहार में क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। तो जहां घर बना हुआ है वहां तो खेती नहीं होगा घर कोड़ के। जहां घर नहीं बना हुआ है वो सब तो खेती की भूमि हो जाएगी ना। ठीक, किससे? अच्छा हाथ से हो जाए। अच्छा हाँ, भूल गए थे हम तो इतना लेट बताए चलिए फसल सघनता की बात करते हैं। मान लो ये खेत है, कितना? 5 हेक्टेयर, ठीक ना? 5 हेक्टेयर खेत है, इसमें आप 3 फसल उगाए, ठीक ना? 3 फसल उगाए तो टोटल खेत तो आपका 5 ही हेक्टेयर है, लेकिन आप एक साल में जो कुल खेती की वो 15 हेक्टेयर पे किए ना, किए ना? एक बार 5 हेक्टेयर एक सीजन में, फिर एक सीजन है 5 हेक्टेयर और फिर एक सीजन है 5 हेक्टेयर, यानी कि टोटल 15 हेक्टेयर पे खेती की है, ठीक ना? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फसल सघनता, ठीक ना? अगर 3 बार किए तो 300% हो गया ना, 2 बार हुआ तो 200% हुआ। लेकिन बिहार की फसल सघनता कितनी है? 144%। देखो 200% क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन जान लो। जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना खेत हो आप दूसरा फसल भी पूरे खेत पे बोए, है ना? कुछ क्या होता है, कुछ खेत को आप परती छोड़ देते हो, कुछ खेत में पानी जमा रह गया, कुछ खेत हुआ कि अच्छा अरे ये बहुत दूर है, ये वाला फसल में हम उतना दूर नहीं जाएंगे काम करने। समझ में आ रहा है? तो 144% है, ठीक। अब देखो मुख्यमंत्री कौन है? सबको जानता है, कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ये देखो ये ऊपर नीचे बदलते रहता है, एग्जाम के पहले इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान में देना है। जैसे हम आपको बताएं कि दूल्हा तो सेम है, दुल्हन चेंज होते रह रही है, तो इन सब चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखो विधान परिषद के अध्यक्ष, ठीक ना? जैसे हमारे यहां होता है ना राज्यसभा का अध्यक्ष, तो हमारे यहां उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि उप मुख्यमंत्री जो है पदेन सभापति होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक ना? तो यहां क्या है? विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? उसके ऊपर देखो विधानसभा अध्यक्ष, ठीक ना? कुछ दिन पहले तक ये क्या थे? विपक्ष में बैठे हुए थे, और आज कहां बैठे हुए हैं? अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हैं। वही भावनाएं बदल गई, वक्त बदल गया। देखिए प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। और बिहार दिवस, ये आप लोग को तो एकदम रट लिए हैं आप लोग। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकीय मेधा दिवस, ठीक ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन क्या हुए थे? उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? वाह शाबाश। बिहार में इनका जन्म स्थान कहां है? जीरादेई, जीरादेई, ठीक ना? बिहार के हैं ये, हाँ जिला है, जीरादेई पड़ेगा आपका, ये तो नहीं बक्सर के पास नहीं है। जीरादेई पड़ेगा पूर्वी चंपारण में शायद पड़ेगा ना? नहीं छपरा सिवान, नहीं सॉरी, ये सिवान वाला जो एरिया है ना, सिवान वाला एरिया के पास में जीरादेई पड़ता है। मे बी ये सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, मे बी। ऐसे आप लोग इसको गूगल एक बार कर लीजिएगा। मेधा मतलब ज्ञान, मेधा सूची बनता है सिलेक्शन होने के बाद, मेधा सूची बनता है ना। तो राष्ट्रीय मेधा दिवस है क्या? ठीक, 3 दिसंबर को। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? डॉल्फिन है ना, गंगा डॉल्फिन। तो ये गंगा डॉल्फिन जो है इंडिया में सबसे बड़े पैमाने पे कहां पाई जाती है? वेस्टर्न यूपी और बिहार के क्षेत्र वाला जो गंगा है ना, वहीं पाई जाती है, ठीक ना? अच्छा, इस गंगा डॉल्फिन के बारे में एक और चीज जानते हो आप लोग? ये अंधी होती है। गंगा डॉल्फिन जो होती है अंधी होती है, ठीक। एक और इसके बारे में फैक्ट जानते हैं आप लोग
ये लोग हमेशा धारा के विपरीत दिशा में तैरती है, ठीक ना, धारा के विपरीत दिशा में तैरती है। ये इनका अंदर में ऐसा नेचुरली बना हुआ है। अच्छा है ना, दिखाई पड़ नहीं रहा है, धारा के दिशा में तैरी और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई तो दिक्कत है कि नहीं है? देखिए ये जो है ये ऐसा ही, ये पूछेगा नहीं आप लोग से, राज प्रार्थना और राजगीत पूछेगा नहीं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीपीएससी का भी जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भी जनसंख्या से बहुत क्वेश्चन रहता है, और बिहार में भी जनसंख्या से बहुत क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, समझ में आ रहा है? ठीक ना। इसमें ये सब देखिए, ये सब याद करने का चीज नहीं है। कुल पुरुष कुल महिलाएं कितनी है वो याद करने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये, ठीक ना। मतलब पूरे भारत का 8.60% जनसंख्या जो है कहां रहती है, बिहार में रहती है। और बिहार जनसंख्या के हिसाब से किस स्थान पे है, तो पहला दो स्थान कौन कौन है, यूपी, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन सा है, वाह शाबाश, दूसरा महाराष्ट्र है। अच्छा आपकी आवाज को दबा दिया गया नहीं? बताओ, एक स्टूडेंट सही बोल रहा है, आप लोग गलत बोलने वाले उनकी आवाज को दबा दिए सब है? तो पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, वाह। अब देखो इसमें क्या है, कुल शिशु मतलब 0 से 6 आयु वर्ग का कितना है, मेरा भी बच्चा इसी में काउंट हो गया होगा। अच्छा हाँ 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 सही बात हो, सही, सब 10-10 साल का हो गया होगा, ठीक। अब देखो कुल शिशु में पुरुष कितना है, कुल शिशु में महिला कितना है, ये नहीं पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन किताब है तो हमको लिखना पड़ा, ठीक ना। अब जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कहने का मतलब कि 2001 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या किस प्रतिशत में बढ़ी, ठीक ना। तो कितना है, 25.1%। ये दशकीय वृद्धि दर है। अगर वार्षिक वृद्धि दर आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसको 10 से डिवाइड दे दीजिएगा, मतलब 2.51 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो क्या है जवाब, क्या है जवाब, 17%, ठीक ना। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17%। लेकिन बिहार की कितनी है, यानी कि भारत का जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है उससे 8% ज्यादा स्पीड से लोगों ने बिहार में मेहनत किया है, ठीक ना। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, वही 10 से डिवाइड कर दो, ठीक ना, ये समझ गया। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला के मधेपुरा, ठीक ना। मतलब जैसे ये तो हो गया पूरे बिहार का वृद्धि दर, ठीक ना। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कहां हुआ दशकीय जनसंख्या, मधेपुरा में। अच्छा एक और चीज बताते हैं कि ये जो दशकीय वृद्धि दर होती है, ये जो 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही नहीं होता है, ठीक ना। इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लो मान लो एक तो जन्म दर से होता है, सो होता है, ठीक। जो डेवलप स्टेट होते हैं, ये देखो बिहार में नहीं लागू होगा, लेकिन जो डेवलप स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहां जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ जाती है उसके पीछे रीजन क्या होता है, माइग्रेशन, ठीक ना। जैसे लोग कहां के थे, यूपी के, कमाने कहां चले गए, गुजरात महाराष्ट्र में। अब जब सेंसस हो रहा था तो इनका काउंटिंग कहां हुआ, गुजरात महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन ये बेसिकली थे कहां के, यूपी के, बिहार के। इनका यहां तो हेड काउंटिंग हुआ नहीं, इनका काउंटिंग कहां हो गया, यहां। तो बेकार के महाराष्ट्र के लोग बदनाम हो गए, जबकि हुआ था ये किसके चलते, माइग्रेशन के चलते हुआ था। हाँ तो माइग्रेटेड पॉपुलेशन वापस बिहार आ जाएंगे तो पट से और दशकीय वृद्धि दर बढ़ जाएगा,
25 से 30 हो जाएगा। अब देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? देखो यहां एक चीज समझ लो, यहां देख रहे हो मधेपुरा में सबसे ज्यादा है और गोपालगंज में क्या है? इसके बारे में एक फैक्ट भी हम बताते हैं आपको। मधेपुरा में महिला साक्षरता दर बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक ना? महिला साक्षरता दर बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन गोपालगंज में महिला साक्षरता दर बहुत ऊंचा है। ठीक, देखो कल भी हम एक बात बोले थे कि किसी को भी, चाहे वो महिला हो चाहे वंचित वर्ग हो, उसको ऊपर उठाने का हमको जो सबसे सशक्त तरीका दिखता है वो है शिक्षा। ठीक ना? एडुकेशन यहां नहीं है तो क्या हुआ? मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ऊंचा हो गया। ठीक ना? और यहां महिलाओं का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है तो क्या हो गया? यहां सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हो गई। ठीक, अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बहुत लंबा चौड़ा भी जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इतना छोटा जिले है तो ऑब्वियस सी बात है कम ही जनसंख्या होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण के बारे में और आप लोग अभी क्या क्या पढ़े थे बताइए? जो हमारा बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में ही है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर किला। ठीक ना? हाइट 880 मीटर। ठीक ना? देखो एक्चुअली यहां हम थोड़ा सा समझा देते हैं एक चीज। देखो बिहार का अगर आप उसको देखोगे, भौगोलिक विभाजन को देखोगे। अच्छा सर आ गए? अगर बिहार के भौगोलिक विभाजन को देखोगे, ठीक, तो शिवालिक वाला जो श्रेणी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो मोटा मोटी बिहार बना रहे हैं, हाँ, दिल पे मत लगा लेना। आप लोग घर जाके अच्छा से प्रैक्टिस करना है इसको, और हम भी करेंगे। ठीक ना? देखो यहां है पश्चिमी चंपारण। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? यहां ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहां ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या हुआ? सोमेश्वर श्रेणी। ठीक ना? देखो यहां मैप देखना। ठीक, यहां पास ऐसे शिवालिक है ना, ऐसे, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये शिवालिक का ही भाग है ना, यहां से यहां तक, यही क्या कहलाती है? सोमेश्वर श्रेणी कहलाती है। और सोमेश्वर के ठीक नीचे एक और पहाड़ी क्षेत्र है ऐसे, इसका क्या नाम है? रामनगर दून। रामनगर दून। ठीक ना? अब देखो यहां पहाड़ी हो गया सोमेश्वर पहाड़ी, और ये पहाड़ी हो गया रामनगर दून। दूर लिख दिए, सॉरी, दून। ठीक ना? तो ये पहाड़ बीच में क्या हो गया? घाटी बन जाएगा। तो इस घाटी का क्या नाम है? दून घाटी इसको बोलते हैं, या इसी का एक और नाम हरहरा घाटी है। क्या है? हरहरा घाटी। एक्चुअली हरहरा वहां एक छोटी सी नदी का नाम है। ठीक ना? जो यहां बहती है। ठीक, समझ में आ गया? ऊपर क्या हो गया? सोमेश्वर, और नीचे क्या हो गया? रामनगर दून। इधर ऊंचा पहाड़ी, इधर ऊंचा पहाड़ी, तो बीच का जो क्षेत्र हो गया वो कौन, क्या कहला नाम है उसका? हरहरा घाटी। ठीक ना? अब देखो जो सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक, वो कितना है? 70 किलोमीटर लंबा है। ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये कितना लंबा है? 70 किलोमीटर लंबा है। और ये जो रामनगर दून है ये कितना लंबा है? 32 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? ये अक्सर पूछता है, अक्सर, तो आप लोग इसको चाहे तो वहां लिख दे, बुक पे चाहे कॉपी पे कहीं भी लिख ले, ये अक्सर पूछता है। सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर। ठीक ना? और ये देखो यहां पास ना त्रिवेणी नहर है, ये त्रिवेणी नहर से लेके ये भिखना ठोरी दर्रा है। यहाँ दर्रा क्या होता है? ये दो पहाड़ के बीच का जो ये पास होता है ना, इसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। ठीक ना? तो ये क्या त्रिवेणी नहर से कहां तक है? भिखना ठोरी दर्रा तक। ठीक, समझ में आ गया?
70 किलोमीटर लंबा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सोमेश्वर श्रेणी है उसका विस्तार किनके बीच में है, तो त्रिवेणी नहर कहां है, इधर, ठीक, और इधर आपका भिखनाठोरी दर्रा, इन दोनों के बीच में किसका विस्तार है, सोमेश्वर श्रेणी का। उसके नीचे आ जाइए, हरहरा घाटी है। हरहरा घाटी का जो लंबाई कितना है, 21 किलोमीटर है, ठीक ना, ऐसे ये 21 किलोमीटर ऐसे है, ठीक ना। और नीचे जो रामनगर दून है उसकी कितनी लंबाई है, 32 किलोमीटर लंबाई है। सोमेश्वर जो है त्रिवेणी नहर, ठीक, और भिखनाठोरी दर्रा, इन दोनों के बीच में किसका विस्तार है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है, ठीक। आगे बढ़े। देखो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा है, ठीक ना। इंडिया में जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहां है, बिहार में है, ठीक ना। इंडिया का है आपका 487 या 483 है ना। गूगल करो कितना है, $464। नहीं, 382 है, 382। जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, 382, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक ना। और बिहार का कितना, 1106 है क्या, हाँ 3 गुना, इसलिए तो प्रथम है। अच्छा अब देखो बिहार का कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88। देखो इसको नहीं याद करना आप लोगों को, आप लोग को याद करना है 88.7%, ठीक ना। यहीं पास एक चीज समझ लो कि बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, तो शहरी जनसंख्या कितनी होगी, 100 से माइनस कर देना है इसको। एक ये नेट पे हाँ, तो हम लोग को जो डेटा पूछेगा ना वो हमेशा 2011 की जनसंख्या पे पूछेगा, क्योंकि ये जो डेटा आप बोल रही है 464 वाला, वो क्या है कि वो अभी हमारा जो रजिस्टर है, सेंसस का जो नेशनल रजिस्टर है उसमें दर्ज नहीं हुआ है। ये एनएसएसओ जो है, ये लोग जैसे एनएसएसओ तो नहीं, हाँ एनएसएसओ, ये लोग क्या करता है, सैंपलिंग सर्वे करता है, उसके आधार पे एक मोटा मोटी ये लोग लेके चलता है। हाँ 2011 का, तो आपको 382 क्वेश्चन भी 382 पे ही पूछेगा, ठीक ना। शहरी जनसंख्या देखो इन दोनों में से कोई भी याद रखना होना चाहिए। नगरीकरण कितना है, 11.3%। तो नगरीकरण जब 11.3% है तो बाकी जनसंख्या कहां रह रही है, गांव में रह रही है। तो ये याद है तो ये याद रहेगा, और ये याद है तो ये याद रहेगा। अब एग्जाम हॉल में ये मत बोलना कि अरे हम तो पढ़ के आए थे नगरी, अब पूछ दिया शहरी, ठीक, ग्रामीण, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना है, ठीक ना। अब कुल पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये सब नहीं याद करना है, जन्म दर याद करिएगा, ठीक ना। कितना है, 30.9, मतलब प्रति 1000 जनसंख्या पे कितने बच्चे पैदा ले रहे हैं, 30.9, यानी कि 31 बच्चे पैदा ले रहे हैं 1000 की जनसंख्या पे, ठीक ना। अब देखो मृत्यु दर कितना है, 7.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8, मतलब 1000 आदमी है तो इस 1000 आदमी पे प्रति 1000 पे 30 आदमी जन्म ले रहा है, और 8 आदमी जो है एवरेजली मर रहे हैं, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कितना का सरप्लस हो जा रहा है, 22 आदमी का सरप्लस हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि करवाएंगे,
है ना। अब देखो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 61 प्रति 1000 जीवित जन्म। ये भी प्रति 1000 पे निकलता है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो IMR है इसका जो ये जो कंप्यूट किया जाता है ये प्रति 1000 पे किया जाता है, प्रति लाख पे किया जाता है, प्रति सैकड़े पे किया जाता है, तो किस पे किया जाता है? लेकिन जो MMR होता है, ठीक ना, मातृ मृत्यु दर, वो लाख पे कंप्यूट किया जाता है। तो वो कितना है? 331। मतलब प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे 331 माताएं क्या होती हैं? मर जाती हैं। ठीक है ना। इसीलिए आजकल क्या भारत सरकार चाहे बिहार सरकार क्या करती है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है। संस्थागत प्रसव कहने का क्या मतलब? कि जहां मेडिकल फैसिलिटी है, नहीं तो गांव देहात में क्या होता है? लेबर पेन उठा, घर में ही क्या हो गया? बच्चा हो गया। उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन फैल जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। तो जच्चा और बच्चा दोनों के प्राण पर संकट आ जाता है। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा रहे हैं, तो वहां क्या? डॉक्टर है, नर्स है, इमरजेंसी होगा तो हाँ आओ, इमरजेंसी होगा तो जिले से भी डॉक्टर आएंगे। ठीक ना। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे राज्यों में, जैसे झारखंड में क्या है कि अगर आपका बच्चा, एक तो है 108 नंबर एम्बुलेंस, ठीक ना, ये एम्बुलेंस डेडिकेटेड है किसके लिए? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। ऐसे खाली है तो कोई लेके चला गया एम्बुलेंस को, बात अलग है, लेकिन इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि इनको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। देखो कितना सरकार फैसिलिटी दिया है। ठीक। और झारखंड में तो हम इस चीज को फील किए हैं। ठीक। हमारे एक रिलेटिव का 1 जनवरी के रात को ही लेबर पेन उठ गया था, उनकी वाइफ को एकदम तुरंत से 108 आया, 108 लेके जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में फिर वो होता है, डिलीवरी होता है। गांव लेवल पे भी, गांव के लेवल पे भी देखना, वो है जिनको हम लोग बोलते हैं वो आशा कार्यकर्ता। ठीक ना। आशा कार्यकर्ताओं को भी क्या ट्रेनिंग दिया जाता है? प्रसव कराने का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी को ANM बोला जाता है ना। कहीं उसी को ANM बोला जाता है। ठीक। और ये छोटा मोटा दवा दारू भी कर देती है, सुई इंजेक्शन लगा देती है, नॉर्मल डिलीवरी करवाने का भी इनको ये रहता है, ट्रेनिंग दिया रहता है। अब रहा कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, चीड़ा लगाना पड़ेगा, तो भाई 108 पे वही आशा कॉल करेगी। आशा को रखा ही गया है उन्हीं सब चीजों के लिए। आशा कॉल करेगी, इनको लेके जाएगी कहाँ? हॉस्पिटल लेके जाएगी। बच्चा हो गया, ठीक ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, आपको 1700 रुपया और एक ठो कंबल मिल जाएगा। ये मेरा छूट गया। ठीक ना। आशा को तो सैलरी मिल रहा है। ठीक ना। जिनका भी संस्थागत प्रसव होगा उनको 1700 रुपया और एक ठो कंबल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी बीबी को नहीं मिला। ठीक। हमको दुख है इस बात का। हाँ, सरकारी थोड़ा ज्यादा दूर था तो प्राइवेट लेके चले गए। हाँ, अरे सरकारी प्राइवेट में बहुत लफड़ा है। सरकारी में बहुत अच्छा से भी हो जाएगा ना, तो सास ससुर मुंह बना कर गए, मेरा बेटी को जो है सरकारी में ठेल दिया। अच्छा 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 अच्छा। ठीक। बीवी को भी लगेगा कि हो बच्चा होने के बाद बीवी के मुंह से अगर सबसे पहली बात कोई निकलेगी तो यही निकलेगी कि हमारे जान का तो कोई कीमत ही नहीं है आपके लिए, ला के कहां रख दिए। लेकिन वो ये नहीं देखी कि अरे तुमको 1700 रुपया भी मिलता और कंबल भी मिलता। अब प्राइवेट में गई तो पैसा देना पड़ा 50-55 हजार झूठमूठ का। लेकिन अब क्या करोगे? नहीं, झूठमूठ का नहीं, सुन मत ले। अच्छा, यहां से थोड़ी ना कोई जान रहा है उसको, सुन लेगी तो फिर ठीक। मातृ मृत्यु दर आप लोग समझ गए। अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, मतलब बिहार के गया में सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन कहां है? गया में है। ध्यान से देखिएगा इसको, सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन कहां है? गया में है। गया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन SC का नहीं है,
एससी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गया में है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम कहां है? शिवहर में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रति, देखो यहां दो आंकड़े अलग हो जा रहे हैं। ये क्या? न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, जैसे जनसंख्या हो गया 1000, 2000 ऐसे करके, तो ये कहां है? शिवहर में। लेकिन जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो किशनगंज में। लेकिन यहां मैक्सिमम वाले में जनसंख्या और प्रतिशत दोनों कहां है ज्यादा? गया में है। गया क्यों फेमस है? सही, बिल्कुल ठीक 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 है। गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड है। महाबोधि टेम्पल कहां है? गया में ही है। यूनेस्को साइट कहां है? यूनेस्को साइट, यूनेस्को को मान्यता भी देके रखी है गया को। चलो रिवीजन होते जा रहा है ना। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा सर्दी कहां पड़ रही है? ठीक ना। हम लोग जब बच्चा में गांव जाते थे ना तो बोलता था बाबू लोग पढ़ते हो? तो हाँ। तो जितना बूढ़ा आता था ना बोलता था इंग्लिश पढ़ते हो? तो हाँ। तो ट्रांसलेशन पूछता था, गया गया गया, ट्रांसलेशन बनाओ। हाँ, अरे ये तो अब हमको भी आता है, उस समय नहीं आता था। ठीक, अब तो हम लोग को भी आता है, उतना पढ़ लिए हैं उस समय नहीं आता था। अब लगे मन में कि पहले तो ये बूढ़ा बाबा आ कहां से गए। ठीक, आ गए तो पढ़ाई का बात क्यों किए? अब पूछे भी तो गया गया गया, अरे ये क्या मतलब हुआ यार। वो बूढ़ा गए तो एक बूढ़ा जी आए, वो पूछे घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन। गया 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 वाला तो हम भी जान रहे थे। चलिए हम आप लोगों को ना एक दिन का समय देते हैं। हाँ, तो यही तो एक दिन का, इसलिए तो समय भी दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग इसका ट्रांसलेशन कल बना के लाइएगा। घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया, ठीक ना। अब गया 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 वाला तो बहुत नॉर्मल हो गया है, सब कोई जानता है, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज, गया में, गया किस नदी के तट पे बसा हुआ है? फल्गु नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक ना। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी नदी के किनारे हुई थी। लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी में निरंजना लिखा हुआ नाम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जैसे नदी जो होती है ना वो बहुत सारी धाराओं से मिलकर बनती है ना। जैसे ये एक धारा आई, ये एक धारा और फिर ये यहां से सब मिलके ये फल्गु के नाम से जानी गई। तो ये जो मुख्य धारा है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पानी बहता है, उसका, वो धारा का क्या नाम है? निरंजना, ठीक ना। तो फल्गु की मुख्य धारा कौन हुई? निरंजना हुई। अज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? हम भी गए हैं 2-3 बार। आप लोग बोले नहीं कुछ, आप लोग के मन में चल रहा होगा 2-3 बार गए फिर भी ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ। आदमी बोलता है गंगा नहा लो पाप धुल जाता है। ठीक, हमको तो जब मौका मिलता है तब नहा लेते हैं, पापों को फॉर्मेट करते रहते हैं हम अपने कहा? कर्मनाशा में। हाँ, कर्मनाशा में भी नहाने से होता है। देखो कर्मनाशा हम गए थे, लेकिन तब तक हमको पता नहीं था कि यहां भी डुबकी लगाने से फॉर्मेटिंग हो जाता है पापों का। नहीं तो पक्का मार के आते हैं हम वहां एक डुबकी। जैसे ये बिहार है आपका, कहा गया? ये बिहार है ना, तो ये इधर यूपी है, ठीक। यहां से ऐसे कर्मनाशा नदी जा रही है और ये यहां ऐसे गंगा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्या नदी जा रही है? कर्मनाशा नदी है। ये यहां गंगा पे आके मिलती है। यहां पास ऐसे सोन नदी है, यहां पास ऐसे पुनपुन नदी है, फिर क्यूल नदी है। ये हम आप लोगों को जो नदी वाला चैप्टर है उसमें हम सेपरेटली पढ़ाएंगे। तो यहां कर्मनाशा है और यहां गंगा है। तो आप लोगों को मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जाना तो इधर कहीं जाना। एक बार डुबकी यहां भी मारना और एक बार डुबकी यहां भी मार लेना। पूरा पापों को फॉर्मेट करना और फिर से आके पाप करने के लिए आप स्वतंत्र रहिएगा, ठीक ना। अब देखो, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत, मतलब एससी पॉपुलेशन कितना है बिहार की जनसंख्या का? ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या, अब देखो ये जनजाति आ गया क्या? एसटी, ठीक ना। एसटी की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण को लेके कौन कौन सा फैक्ट था बताओ?
सोमेश्वर कहाँ है? हरहरा घाटी कहाँ है? रामनगर दून कहाँ है? बिहार का एकमात्र नेशनल फॉरेस्ट कहाँ है? ठीक ना, और बताओ इसके बारे में। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? आ गए सर। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अब कल पढ़ाएंगे, ठीक ना।